Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ TCS के बेंच पीरियड के बारे में कि आप कितना टाइम आप बेंच पर रुक सकते हो, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा टाइम तक बेंच पीरियड में हो, क्या क्या आपको चैलेंजेस हो सकते हैं करियर में आपके विद इन TCS एंड आउटसाइड TCS। आज की वीडियो में ये सही भी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे एक प्रोजेक्ट में होते हुए भी मैं अनऑफिशियल बेंच में था। ये सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि जब मैं TCS कोलकाता में था तो कैसे एक प्रोजेक्ट में होते हुए भी मैं अनऑफिशियल बेंच में था। उससे मेरी KPIs में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिन लोगों को KPIs का मतलब नहीं पता है मैं बता देता हूँ। KPIs का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो जो आपकी परफॉर्मेंस पे के लिए जो एक KPI है वो है कि आपको प्रोजेक्ट में होना चाहिए, आप बेंच में नहीं होने चाहिए। तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट बिहाइंड द सीन जो हमारी नॉलेज थी, जो हमारा एक्सपीरियंस था, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। तो बात है 2016 की। मैं नया नया अपनी ILP जो कि TCS त्रिवेंद्रम में हुई थी .NET में, वहाँ से मैं लोकेशन TCS कोलकाता में आया था। तो पहले दिन आते ही तो कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे मेरे को एक प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया, उन्होंने बोला कि हमें .NET डेवलपर्स की ज़रूरत है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि यार आते ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कॉल आ गई, क्योंकि मेरे दोस्त जो दूसरे लोकेशन में थे वो सारे सपोर्ट प्रोजेक्ट में उनको ज़बरदस्ती घुसा दिया गया था। तो मैं बहुत खुश था। उन लोगों ने मेरे से इंटरव्यू लिया, उन लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने जो अपने ILP में क्या प्रोजेक्ट बनाया है, आपने MVC आता है या नहीं आता है, आपको CRUD ऑपरेशंस वगैरह पता है या नहीं पता है, ये सब उन लोगों ने मेरे से पूछा। तो मैंने बता दिया ये सब कुछ। तो इट वॉज वेरी ईजी प्रोसेस, मेरा उस प्रोजेक्ट में हो गया। ये कोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला था और ये एक यूटिलिटीज़ डोमेन के लिए एक प्रोजेक्ट था TCS कोलकाता में। तो बहुत ही हम लोग खुश थे। मेरे साथ मेरे एक और दोस्त का हुआ था कि चल एक दोस्त कभी साथ में हो गया, और प्लस हमारे साथ पिछले बैच के भी बहुत सारे लोग थे। जैसे हम 2015 बैच थे, 2015 बैच की थे वो। जैसे हमारी ज्वाइनिंग अप्रैल में हुई थी, उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी अक्टूबर में। 4-5 महीने का डिफरेंस था। तो हम लोग बहुत खुश थे कि यंग माहौल था कि चलो यार सब साथ में सीखेंगे। बट उस प्रोजेक्ट का हम लोग वेट ही करते रह गए। हम लोग को बोला गया कि प्रोजेक्ट बस लाइव होने वाला है इतने टाइम में, इतने टाइम में, इतने टाइम में। बट असलियत में क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट कभी हुआ ही नहीं और हमें 1.5 साल बाद हम लोग को रैम्प डाउन कर दिया गया। तो हम 1.5 साल प्रोजेक्ट में होते हुए भी हमने कुछ नहीं सीखा। जो सपोर्ट वाले बंदे थे उन लोगों के सपोर्ट के एप्लीकेशन तो आते थे, उनको पता तो है कि मेल कैसे करना है क्लाइंट को, उन लोगों को पता तो है कि हम लोगों को एक अपनी प्रोफेशनल जर्नी में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, बट हम लोग को तो वो भी पता नहीं था। तो हम लोग के लिए बहुत ही एक डिप्रेसिंग माहौल था कि हम लोग के 1.5 साल ख़राब हो गए पूरा उस प्रोजेक्ट में। और इसका क्या हुआ, जब हमको रिलीज़ किया गया और हम RMG के पास गए तो वो हमारा डिजिटल प्रोफाइल मांगा। तो हम लोग डिजिटल प्रोफाइल में क्या लिखें, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में क्या काम किया है, कुछ नहीं किया। और बीइंग अ फ्रेशर पर्सन आपको पता भी नहीं रहता कि आपको रिज्यूमे में क्या झूठ लिखना है। तो ये सब चीज़ें थी। और जो हमारे इंटरव्यूज़ होते थे तो जो इंटरव्यूअर होता था अगले प्रोजेक्ट के लिए, वो पूछता था तुमने पिछले प्रोजेक्ट में क्या किया। तो वो प्रोजेक्ट बहुत ही बदनाम था उस वाली जगह पे। उनको पता, सबको पता चल गया था कि ये प्रोजेक्ट आया बट कुछ काम नहीं किया इन लोगों ने। तो हम लोगों की एक वैसी इमेज भी बन गई थी उस जगह में। तो ये सब कुछ हुआ था जिसके लिए कुछ नहीं, चलो वी मेक अप विद टाइम। हम लोगों ने टाइम के साथ साथ रिकवर किया, नई डिग्रीज अटेन की, कुछ नई स्किल्स बनाई और एक अच्छी जगह पे अब बैठे हैं। पर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें हम लोग को इफ़ेक्ट करने लग गई थी, मेंटली एंड प्रोफेशनली दोनों तरीके से। तो ये था मेरा कुछ अपना खुद का एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप बेंच में स्टे करते हैं बहुत टाइम के लिए तो क्या होता है। देखो, जिन लोगों को बेंच का मतलब नहीं पता कि आप एक्टिवली किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हो, तो TCS में 2 टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक जो कि एलोकेटेड होते हैं किसी प्रोजेक्ट में, जो कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक काम करते हैं, उनका पैसा जो है वो TCS क्लाइंट से चार्ज करता है। दूसरे होते हैं जो कि बेंच में रहते हैं, जिनके पास अभी कोई प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं है। उनका पैसा जो है वो TCS अपने फंड से देती है, जो भी वो सेव करती है उन क्लाइंट से पैसा लेके उनसे आपका जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं चाहती कि आप ज़्यादा देर तक बेंच में रहो। तो बेंच में ज़्यादा देर तक रहोगे तो यूजुअली रहने के लिए तो मैंने देखा है कि लोग 4-4 6-6 महीने भी बेंच में रहते हैं, पर इतना आपको नहीं रहना चाहिए।
वो लोग ज़बरदस्ती अवॉइड करते हैं किसी प्रोजेक्ट में घुसना, या तो वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए वो लोग प्रीफर नहीं करते। उनके लिए टीसीएस एक्सपीरियंस कुछ मैटर नहीं करता, उनके लिए बस मैटर करता है कि महीने भर की सैलरी आ रही है, परफॉर्मेंस पे से कुछ मैटर नहीं करता, और हम कोई ना कोई एग्जाम तो निकाल ही लेंगे, या मुझे एमबीए करनी है, भाड़ में जाए टीसीएस, मैं काम कर लूँगा अपना जो मेरे को करना है। बट ये एक सही अप्रोच नहीं है। और इसके अलावा आपको क्या क्या आपके साथ कुछ हो सकता है, क्या क्या होता है अगर आप ज़्यादा देर बेंच में रहते हो, तो सबसे पहला होता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे नहीं आती है, तो आपकी जो वेरिएबल पे है, जो मंथली परफॉर्मेंस पे और जो क्वार्टरली वेरिएबल पे है, वो एकदम जीरो आएगी। तो लोगों के जो सैलरी में मैसिव जंप होता है वो यूजुअली 3 महीने बाद ही होता है, जब उनको अपना वेरिएबल पे मिलता है। तो अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको 6,000 रुपये तक का वेरिएबल पे, वो 100% वेरिएबल पे देते हैं। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो 40, 50, 60% वेरिएबल पे आपको मिल जाता है। सेकंड जो ड्रॉबैक है वो है कि आप की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपको किस बेसिस पे रेट करेंगे, तो आपका कोई सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं होगा, आपका सैलरी इंक्रीमेंट बहुत ही कम होगा, अगर हुआ भी तो आपकी सैलरी यूजुअली स्टैग्नेंट ही रहेगी। और आपको पता है कि खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही मुश्किल है, जो काम करते हैं वो भी नहीं कर पाते, आप तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो ये भी इसका एक सेकंड ड्रॉबैक हो गया। थर्ड जो कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी फर्दर इंटरव्यू के लिए आप जाते हो तो पूछते हैं कि आपने बेंच पीरियड में क्या किया, तो आपको एक अच्छा खासा आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। जो फोर्थ है वो है कि अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो आप अपने रिज्यूमे में तो झूठ लिख लोगे, बट इंटरव्यू टाइम पे, या जब अगर आप इंटरव्यू टाइम पे भी उस झूठ को अच्छी तरह से बोल पाए, बट अगर आप जब एक्चुअल काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो जाओगे कि आपने कुछ काम नहीं किया है। इसलिए बेंच पीरियड को जितना मिनिमाइज करो। सब कंपनियों में सेम ही वर्क होता है, चाहे आप सपोर्ट में हो चाहे डेवलपमेंट में हो। तो अगर आप कुछ भी काम करते हो तो आपके पास एक नॉलेज तो होता है कि ऐसे ऐसे करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो बहुत ही एक बेसिक चीज़ भी आप मिस कर जाएंगे। तो ये है कि आपको फर्दर इंटरव्यूज़ क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। आपका एक कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बहुत ही नीचे आ जाता है कि आप कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगला है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बॉदर करने लग जाते हैं आरएमजीज एंड एचआर। यूजुअली टीसीएस में लोग आरएमजीज को अवॉइड करना ही पसंद करते हैं, बट अगर आप बहुत टाइम बेंच में हो तो आपकी और उनकी जो इंटरेक्शन है वो फ्रीक्वेंट हो जाएगी, एस्केलेशन करेंगे, आपको अल्टीमेटिक्स बंद करेंगे, तो फालतू की सरदर्दी होगी आपको। तो यूजुअली लोग इसको भी अवॉइड करने के लिए जल्दी जल्दी एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ठीक है। जो लास्ट, जो कि सबसे ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ हो सकती है, वो है कि भाई अभी मेरे कमेंट में किसने लिखा कि आरएमजी का वॉर रूम होता है कुछ, वो क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। एक्सेल प्रिपेयर की जाती हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ जो ज़्यादा देर के लिए बेंच में है उनका नाम होता है। अगर आप बहुत कम टाइम के लिए बेंच में हैं तो आपका नाम ग्रीन में है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए बेंच में आ गए हैं तो आपका नाम जो है वो रेड में आ जाएगा। और आपको पता है इन प्राइवेट कंपनीज़ का, इनकी पॉलिसी कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं रहता। सोचो अगर एचआर ने पॉलिसी बना ली जो 6 महीने के से ज़्यादा बेंच में है उन लोगों को हम पीआईपी में डाल देंगे, और पीआईपी में तो आपको डालने का मतलब पता ही है कि आपकी जॉब यूजुअली सेफ नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि कंपनी कब अपनी बेंच पॉलिसीज़ बदल दें और कब आपकी जॉब जो है वो खतरे में आ जाए। तो ज़्यादा देर बेंच में मत रहो, काम करने के पैसे ले रहे हो तो रिलीजियसली अपना काम करो। तो ये थी आज की वीडियो बेंच प्रोसेस के नेगेटिव्स के ऊपर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा मेरी वीडियो से। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।